Hello, students. Hope you all are doing good. And today we will do the poem from your first flight book, that is The Dust of Snow. And it is composed by Robert Frost, who was an American poet. And students, it's a very simple and short poem, yet with a deep meaning. So let's begin the poem. In this poem, the poet gives us no details about what had happened before. Why was he in such a depressive mood? What was he doing in the snow? So we'll try to find out the answer of all these questions. So let's read the poem. So here we have first stanza of the poem. So let me read the stanza first. The way the crow shook down on me, the dust of snow from the hemlock tree. So, in this stanza, the scene is set where the poet is in a bad and depressive mood and he is walking by a tree, a hemlock tree. A crow is sitting on the tree also, and through some unspecific action of a crow, some snow dust fell upon the poet. तो पोएम में शुरुआत में ये बताया नहीं गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं वो इतने डिप्रेसिव इतने बुझे हुए मूड में क्यों हैं, क्या हुआ है और वो ऐसी जगह पर क्यों आ रखे हैं। और स्टेंजा में क्या शुरुआत होता है कि जो पोएट है वो हामलॉक ट्री के पास से गुजर रहे हैं और हामलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। अब पोएम में ये स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से ऐसे एक्शन करा है क्रो ने कि जिसकी वजह से वो जो पेड़ पर स्नो है, क्योंकि पूरी जगह पे स्नोफॉल हो रखा है, तो पेड़ पे जो स्नो है वो थोड़ी सी पोएट के ऊपर गिर जाती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाती है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो इतना डिप्रेसिव हो रखा है वो उस स्नो के गिरने की वजह से एकदम चेंज हो जाता है और अच्छा हो जाता है। सो हियर वी हैव सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So, in this stanza, for some unknown reasons, the poet was having a terrible day, but now, due to falling off the snow on his head, lifted his mood and saved his mood for the rest of the day. अब क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि क्रो के एक्शन की वजह से वो कुछ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनका जो मूड होता है एकदम चेंज हो जाता है और अच्छा हो जाता है। पहले वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में थे, अब वो बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में आ जाते हैं। तो एक तरह से ये नेचुरल एक्ट था, ठीक है, ये नेचुरली हुआ, इसके पीछे किसी का कोई इंटेंशन नहीं था, किसी ने इसे इंटेंशनली नहीं किया है। और इस वजह से पोएट ये कहते हैं कि अब मेरा जो बाकी बचा हुआ दिन है वो सेव हो गया है एक तरीके से। So, students, in this poem, there are two negative references, that is Hemlock tree and crow. And besides, they are having negative meaning or negative impact on the real world, still it becomes the bringer of a good change in the poem. अब हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है, और हैमलॉक एक पॉइजन था जो कि सोक्रेटिस को भी दिया गया था, ठीक है। और क्रो जो है वो भी एक नेगेटिव रेफरेंस ही होता है, क्रो को एक बैड ओमेन से आप एसोसिएट करके देख सकते हैं। तो पोएट का यहाँ पर ये कहना है कि हैमलॉक ट्री भी एक तरह से नेगेटिव थिंग है, जिसे हम लोग नेगेटिव मानते हैं, वो है या नहीं है वो तो नहीं किसी को पता, और क्रो को भी जो ह्यूमन है वो एक तरह से नेगेटिव लेके ही चलते हैं, लेकिन ये दोनों ही नेगेटिव चीज़ों ने मेरा मूड को एकदम पॉजिटिव कर दिया है। तो पोएट का यहाँ पर जो मैसेज है हम लोगों के लिए वो यही है कि ये जितने भी हमने मिसकंसेप्शन मिथ्स पाल के रखे हुए हैं अपने लाइफ में कि अगर बिल्ली हमारे रास्ते से चली गई तो हमारा रास्ता काट दिया, अब हमारा काम ख़राब हो जाएगा, तो इन चीज़ों को हमें बिल्कुल शैटर कर देना है, हम लोगों को इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानना है। ये चीज़ें बिल्कुल क्या एक तरह से हमें सुपरस्टिशियस बनाती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो नेचर है अगर उसने कोई भी चीज़ बनाई है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो हम लोग हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है। हर किसी का अपना कुछ ना कुछ एक एग्जिस्टेंस है, एक कंट्रीब्यूशन है इस नेचर में। तो हमें ये सारे मिसकंसेप्शन नहीं देखने चाहिए, नहीं इन्हें अपने दिमाग में कभी भी रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and thanks for listening.